दोस्तों हम पढ़ेंगे कक्षा 11 के विश्व इतिहास विषय का अध्याय 6 जिसका नाम है 3 वर्ग। दोस्तों आज के इस भाग में हम बात करेंगे पादरी वर्ग के बारे में और कृषक वर्ग के बारे में। इसके पहले के भागों में हम ये पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार यूरोप में, विशेषकर पश्चिमी यूरोप के अंदर हमने देखा था कि सामंतवाद का उदय होता है। ये पूरा अध्याय ही सामंतवाद को एक तरह से समर्पित है। सामंतवाद की बात करें तो ये जो तीनों वर्ग हैं, 3 वर्गों में हम मुख्य रूप से शामिल करते हैं पादरी वर्ग को, अभिजात वर्ग को या जो भूमि का मालिक था उस वर्ग को, और कृषक वर्ग को। ये जो तीनों वर्ग हैं इन्हीं के इर्द गिर्द ये पूरा का पूरा अध्याय हम पढ़ेंगे। हमने देखा था कि जो पिछला भाग था उसमें हमने देखा था जो अभिजात वर्ग है, जो भूमि का मालिक था, वही पूरी सामंती व्यवस्था की धुरी माना जा सकता है। क्योंकि हमने देखा था कि रोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात, रोमन साम्राज्य का जब पतन हो गया उसके बाद जो संपूर्ण यूरोप है वो कई छोटे छोटे राज्यों में बंट गया और मुख्य रूप से भूमि पर नियंत्रण को लेकर एक तरह का संघर्ष शुरू हो गया, ऐसा हम देखते हैं। तो ये जो भूमि पर नियंत्रण को लेकर जो संघर्ष हुआ था और जो जिसके पास भूमि हुआ करती थी वही सबसे शक्तिशाली वर्ग बन गया था, और इसीलिए जो अभिजात वर्ग, जो इसका दूसरा वर्ग माना जाता है, उसने एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका इख्तियार कर ली थी। और हमने देखा था कि किस प्रकार जो अभिजात वर्ग था उसके बाद जो भूमि हुआ करती थी उसकी वो मैनर भूमि कहलाती थी, और उस मैनर भूमि यानी उसकी जो जागीर भूमि हुआ करती थी उस पर जो काम करने वाले कृषक हुआ करते थे वो उसकी व्यक्तिगत संपत्ति के रूप में वो उनका इस्तेमाल कर सकता था, और उसके ऊपर जितनी भी संपत्ति थी उसका उस पर अधिकार हुआ करता था। इस प्रकार हमने पिछले भाग में अभिजात वर्ग के बारे में अध्ययन किया था। लेकिन आज के भाग में हम बात करेंगे पादरी वर्ग के बारे में, जो कि पहला वर्ग आता है इस पदानुक्रम में, और कृषक वर्ग के बारे में जो कि सबसे निचले स्तर पर रहता है। तो सबसे पहले बात करेंगे पादरी वर्ग के बारे में। दोस्तों जो पादरी वर्ग है, आपको जैसे नाम पादरी वर्ग जो है वो प्रथम वर्ग माना जाता है, और इसमें हम बात करेंगे कैथोलिक चर्च की। जो कैथोलिक चर्च है उसमें हम मुख्य रूप से क्या क्या शामिल कर सकते हैं। कैथोलिक चर्च में हम मुख्य रूप से पोप को शामिल करते हैं, बिशप को और पादरी, ये तीनों मिलकर चर्च का निर्माण करते हैं। सबसे ऊपर आते हैं इसमें पोप, और उसके बाद बिशप आते हैं, फिर पादरी आते हैं। तो हम मुख्य रूप से यहाँ पादरी वर्ग का अध्ययन कर रहे हैं क्योंकि वो जो पादरी वर्ग था वही गांवों के स्तर पर और शहरों के स्तर पर लोगों से संपर्क का कार्य करता था, लोगों को धर्मोपदेश देने का कार्य करता था, वही एक तरह से वहाँ ईसाई धर्म का प्रतिनिधित्व करता था। इसलिए पादरी वर्ग के बारे में हम यहाँ पर ज़्यादा अध्ययन करेंगे। तो हम देखते हैं कि जो कैथोलिक चर्च था वो क्या था, जो ईसाई धर्म है, ईसाई धर्म की सबसे शक्तिशाली संस्था मानी जाती है। ये पूरे यूरोप की सबसे शक्तिशाली संस्था थी क्योंकि ये धार्मिक संस्था थी, और ये जो था ये राजा पर निर्भर नहीं हुआ करते थे। ध्यान रखने की बात है, ये जो वर्ग था विशेषकर कैथोलिक चर्च या पादरी वर्ग की हम बात करें तो राजा पर निर्भर नहीं थे। इनकी अपने खुद के नियम हुआ करते थे और इनकी अपनी खुद की भूमि भी हुआ करती थी। हम आगे जाके देखेंगे कि किस प्रकार जो बिशप वर्ग है, इसका पादरी के जो ऊपर जो वर्ग है वो बिशप, उनके पास अपनी खुद की जागीरें हुआ करती थी। तो एक तरह से वो धर्म के क्षेत्र में सामंत वर्ग का कार्य वो करते थे, इनके अपने नियम हुआ करते थे। और कैथोलिक चर्च जो है, राजा द्वारा दी गई भूमि पर ये कर उगाने का अधिकार। खास बात ये थी, राजा जो इन्हें भू अनुदान देता था उस पर इन्हें कर उगाने का अधिकार होता था। ये उससे कर उगा सकते थे और अपनी स्वयं की संपत्ति बना सकते थे। और इस वर्ग में अगर हम देखेंगे, सबसे पहले पोप की बात करें, जो पोप हुआ करता था वो पश्चिमी चर्च का अध्यक्ष, यानी कि ईसाई धर्म का जो सर्वोच्च धार्मिक गुरु था उसे हम पोप कहते हैं। तो ये पश्चिमी चर्च का अध्यक्ष कहलाता था, और इसका जो निवास स्थान था वो रोम था। ये रोम में निवास स्थान है, आज भी इटली की जो राजधानी रोम है वहाँ इसका निवास स्थान माना जाता है। अब बात करें बिशप की। इस पदानुक्रम में दूसरे नंबर पे जो पादरी से ऊपर आते हैं वो बिशप आते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि जो पोप है उसकी जो नीचे वाली संस्था हुआ करती थी उसे हम बिशप कहते हैं। बिशप जो है वो धर्म के क्षेत्र में, अभी हमने बात की, अभिजात वर्ग के समान होता था। जिस तरह से अभिजात वर्ग के बारे में हमने अध्ययन किया था वैसा ही बिशप भी धर्म के क्षेत्र में अभिजात वर्ग के समान था, और ये लॉर्ड के समान विस्तृत जागीरें हुआ करती थी। याद रखिए, इनके पास एक विस्तृत जागीरें हुआ करती थी और इनके खुद के बहुत शानदार महल हुआ करते थे जिन पर कृषक काम करते थे, और उन कृषकों पर इनका पूरी तरह से अधिकार होता था। इसके बाद बात करें पादरी। हमारा जो प्रमुख अध्ययन का विषय है वो यही है, पादरी वर्ग है। गांव में जो चर्च हुआ करते थे, गांव में या छोटे शहरों या कस्बों में जो चर्च हुआ करते थे, उनके जो प्रमुख हुआ करते थे उन्हें हम पादरी कहते हैं। और ये इनका जो मुख्य काम था, इनका मुख्य काम था धर्मोपदेश देना। ये गाँव में धर्मोपदेश देने का कार्य करते थे और लोगों के बीच में ये रहते थे। एक तरह से ईसाई धर्म की प्रमुख धुरी ये पादरी वर्ग को हम मान सकते हैं।
ईसाई धर्म का इन्हें मार्गदर्शक भी माना जाता है। ईसाई जो समाज था पूरा, वो मार्गदर्शन देने का जो काम था उसको यही वर्क किया करता था। इसके अलावा इनके लिए खास बात थी कि जो पादरी होते थे, जिसको पादरी बनना होता था, वो विवाह नहीं कर सकता था। एक खास बात थी, इनके लिए कुछ योग्यताएं और कुछ अयोग्यताएं होती थी। और ऐसे कौन से लोग थे जो कि पादरी नहीं बन सकते थे? अगर उनमें हम शामिल करें तो स्त्रियां जो थी वो पादरी नहीं बन सकती थी। इसके अलावा जो कृषिदास हुआ करते थे वो पादरी नहीं बन सकते थे। और इसके अलावा जो शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति थे वो भी पादरी बनने के लिए अयोग्य थे। हम यहाँ देखते हैं कि कृषिदास को जो है वो पादरी बनने पर रोक लगा दी गई, क्योंकि कृषिदास जो हुआ करते थे इस पूरी सामंती व्यवस्था का वो आधार एक तरह से, क्योंकि वो बाकी जो दोनों वर्ग हुआ करते थे उनके भरण पोषण का कार्य यही वर्ग किया करता था। इसलिए जानबूझकर शायद ऐसा लगता है कि जो कृषिदास जो हुआ करते थे या कृषक जो हुआ करते थे, उनके पादरी बनने पर पूरी तरह से रोक लगी हुई थी। अब बात करें कि इनके आय के स्रोत क्या हुआ करते थे। आय के स्रोतों में हम देखते हैं कि जो कृषक हुआ करते थे, चाहे वो स्वतंत्र कृषक हो, चाहे वो फिर सर्फ हो, यानी कि वो बंधक कृषक हो, दोनों से 10वां भाग, उनकी उपज का 10वां भाग लिया जाता था, जिसे टीथ कर कहा जाता है। याद रखिए, टीथ कर क्या है? कृषकों से उनकी उपज का 10वां भाग लिया जाता था, जिसे टीथ कर कहा जाता है। इसके अलावा कुछ अमीर जो लोग हुआ करते थे उनसे भी कई तरह के कर लिया करते थे, जैसे कि कल्याण का कर, उनके कल्याण के लिए, और उनके रिश्तेदारों की मृत्यु के बाद उनके कल्याण के लिए जो टैक्स लिए जाते थे, वो भी पादरी वर्ग की आय का एक प्रमुख स्रोत माना जा सकता है। इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि सामंतवादी युग में, विशेषकर ये जो मध्यकालीन यूरोप का इतिहास है, जिसे हम सामंती युग भी कहते हैं, इसमें जो चर्च जो था, जो धार्मिक जितनी भी संस्थाएं थी, उनके जो रीति रिवाज थे, उनमें हम सामंती व्यवस्था के हमें नकल करते हुए वो दिखाई देते हैं। जिस तरह से हम देखते हैं कि उनके जो प्रार्थना करने के जो तरीके थे, जैसे वो जैसे हमने देखा था कि जो सामंत था वो अपने लॉर्ड के सामने जिस तरह से झुककर घुटने के बल प्रार्थना किया करता था, उसी तरह से जो इनकी ईसाई धर्म में जो प्रार्थना करने का जो तरीका था, वो भी हमें सामंतवादी व्यवस्था की नकल के रूप में दिखाई देता है। इसके अलावा वो ईश्वर के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया गया, लॉर्ड, ईश्वर के लिए जो लॉर्ड शब्द इस्तेमाल किया गया है, वो भी सामंती व्यवस्था की ही नकल हमें दिखाई देता था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो चर्च हुआ करता था, जो धार्मिक संस्था थी, उसमें भी सामंतवाद की छाया हमें दिखाई देती है। इसीलिए जो पूरा का पूरा युग है मध्यकालीन युग, ये सामंती युग के नाम से भी जाना जाता है। अब देखते हैं कि भिक्षु। दोस्तों, हमने 3 संस्थाओं की बात की मुख्य रूप से चर्च के अंदर। एक तो हमने देखा पादरी किस तरह के हुआ करते थे, उनके क्या क्या अधिकार होते थे, कौन कौन सी योग्यताएं उनकी होती थी। इसके अलावा देखा बिशप क्या होते थे और चर्च एक पोप क्या होते थे। लेकिन इनके अलावा भी एक धार्मिक संस्था हुआ करती थी जिसे हम कहते हैं भिक्षु। जो भिक्षु हुआ करते थे थोड़ा सा अलग हुआ करते थे पादरियों से। किस मामले? ये भी क्या थे? ईसाई श्रद्धालु थे। विशेष प्रकार के ईसाई श्रद्धालु जो थे वो एक दूसरी तरह की संस्था हुआ करती थी। लेकिन इनके अंतर क्या है? भिक्षुओं में और पादरियों में मुख्य अंतर यह है कि जो पादरी हुआ करते थे वो एक गांव में या एक शहर में लोगों के बीच रहकर धर्म प्रचार का कार्य किया करते थे। लेकिन वहीं जो भिक्षु हुआ करते थे वो नगरों से दूर एकांत में रहते थे। इनका जो धर्म उपदेश देने का जो तरीका था वो एक तरह से क्या थे? एकांत में रहते थे, गाँव और नगरों, लोगों के बीच नहीं रहते थे। जबकि पादरी लोगों के बीच रहते थे, तो उनसे दूर रहकर, एकांत में रहकर ये धर्मोपदेश या अध्ययन का कार्य किया करते थे। इसके अलावा जो इनके जो भिक्षुओं के खुद के जो समुदाय थे, उनको हम 2 नामों से जानते हैं यहाँ पर। एक तो एबीज और दूसरा है मोनेस्ट्रीज। जो एबीज और मोनेस्ट्री जो थे वो मठ हुआ करते थे भिक्षुओं के। तो इन मठों को हम एबी और मोनेस्ट्री कहते हैं, जहाँ पर भिक्षु एक समुदाय में, एक संगठन में रहा करते थे। कुछ प्रसिद्ध मठों के हम नाम यहाँ पर दे सकते हैं, जैसे सेंट बेनेडिक्ट जो है, इटली का सेंट बेनेडिक्ट जो मठ है उसका हम उदाहरण ले सकते हैं, या फिर बरगंडी का क्लूनी जो मठ है उसकी हम बात कर सकते हैं। यहाँ पर आपको इटली का सेंट बेनेडिक्टन जो चर्च है उसकी यहाँ पर आपको तस्वीर दी गई है। अब बात करें कि इन भिक्षुओं के जो प्रमुख कार्य क्या हुआ करते थे। ये जो भिक्षु थे वो, इनके जो प्रमुख कार्य थे उनमें प्रार्थना करना, इसके अलावा अध्ययन करना इनका कार्य था। ये कृषि भी किया करते थे। हाँ, इस मामले में ये पादरियों से भिन्न हमें दिखाई देते हैं, क्योंकि पादरी वर्ग जो था वो कृषि कार्य या शारीरिक श्रम जैसी कोई चीज़ नहीं करता था। लेकिन जो भिक्षु हुआ करते थे वो अपने खेतों पर कृषि कार्य भी करते थे, इसके अलावा शारीरिक श्रम जैसे कई काम करते थे। इसके अलावा इनका जो जीवन था वो पूरी तरह से दान पर निर्भर था। जो दान इनको मिलता था उसके ऊपर ये निर्भर हुआ करते थे। अब बात करें तो इनकी योग्यता की बात करें, जैसे पुरुष और स्त्री दोनों ही भिक्षु बन सकते थे। इस मामले में ये पादरी वर्ग से थोड़े अलग दिखाई देते हैं, क्योंकि पादरी वर्ग में केवल हमने देखा था कि स्त्रियां पादरी नहीं बन सकती थी, जबकि भिक्षु के लिए ऐसी कोई रोक नहीं थी। भिक्षु में पुरुष और स्त्री जो थे वो दोनों ही भिक्षु का जीवन अपना सकते थे। और जो पुरुष भिक्षु हुआ करते थे उनको हम कहते हैं मॉन्क। याद रखिए, पुरुष भिक्षु को क्या कहते हैं? मॉन्क कहते हैं। जबकि जो स्त्री भिक्षु ने हुआ करती थी उन्हें नन कहा जाता था। मॉन्क और नन, याद रखेंगे इनके नाम। इसके अलावा इनके विवाह पर भी प्रतिबंध था। जिस प्रकार एक पादरी के विवाह पर प्रतिबंध होता था, वो विवाह नहीं कर सकता था, उसी प्रकार से भिक्षु जो हुआ करते थे वो भी आजीवन विवाह नहीं कर सकते थे। इनके विवाह पर भी प्रतिबंध था।
इसके अलावा हम देखते हैं कि जो ये जो मठ थे, जब शुरुआत में बहुत छोटे हुआ करते थे, जो एबीज और मोनेस्ट्रीज की हमने बात की, लेकिन कालांतर में जो जैसे जैसे समय बदलता गया, सामंतवाद मजबूत होता गया, तो हम देखते हैं कि इनकी जो संख्या थी वो बढ़ने लगी। इसके अलावा जो इनके आकार में भी काफ़ी वृद्धि हमें दिखाई देती है। और जो मठ हुआ करते थे उनमें कई तरह की इमारतें बाद में हम जाके देखते हैं, जैसे कि उनकी खुद की भू जागीरें होने लगी, इनकी जागीरें खुद की भी होने लग गई। एक तरह से ये इनमें भी सामंतवाद के लक्षण हमें दिखाई देते हैं। और इसके अलावा जो इनके स्कूल और कॉलेज भी खोले जाने लगे इन्हीं मठों के अंदर। इसके अलावा अस्पताल आदि की कई तरह की इमारतें हमें इन मोनेस्ट्रीज में, इन एबीज में या फिर इन मठों में देखने को मिलती है। इसके अलावा काफ़ी हद तक ये जो मठ थे इन्होंने कला के विकास में भी योगदान दिया था। जैसे कि आबेस हिल्डेगार्ड नाम का एक जो भिक्षु था, उसने जो चर्च में सामूहिक प्रार्थना की जाती है वो किस तरह से की जाती है आज, उसका जो तरीका था वो इसी ने ईजाद किया था, इसी ने उसका आविष्कार किया था। तो आबेस हिल्डेगार्ड जो थे उन्होंने जो सामूहिक प्रार्थना का तरीका सबसे पहले बताया था। तो एक प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे ये। इसके अलावा एक वर्ग और है, भिक्षुओं में ही एक वर्ग हुआ करता था जिसे कहते हैं फ्रायर। याद रखिए, भिक्षु वर्ग में एक नया वर्ग था जिसे फ्रायर कहा जाता है। और दोनों में अंतर क्या है, जहाँ भिक्षु जो थे वो एक समुदाय में रहते थे और वहीं से अपना कार्य किया करते थे, लेकिन जो फ्रायर हुआ करते थे वो एक स्थान पर नहीं रहते थे। खास बात ये है, ये एक स्थान पर नहीं रहते थे, ये मठों में नहीं रहते थे, बल्कि घूम घूम कर धर्म प्रचार का कार्य करते थे। तो एक अंतर है कि ये घूम घूम कर धर्म उपदेश देने का कार्य करते थे और इनका जो जीवन था पूरी तरह से दान पर इनका जीवन यापन किया करते थे ये। तो अंतर आपको जरूर याद रखना है, जो भिक्षु हुआ करते थे और जो फ्रायर हुआ करते थे उनमें डिफरेंस, उनमें अंतर आपको याद रखना है। अब देखते हैं कि 14वीं सदी के बाद क्या होता है कि जो 14वीं सदी के आसपास आकर जब हम देख रहे हैं कि आधुनिक काल की आहट हमें सुनाई देती है, तो 14वीं सदी में मठवाद जो है, ये मठवाद और इसके उद्देश्य को लेकर लोग आलोचना करने लगते हैं, क्योंकि जिस उद्देश्य के लिए ये मठ बने थे, जिस लक्ष्य को लेकर मठ बनाए गए थे, उस लक्ष्य से कहीं ये मठ हमें भटकते हुए दिखाई देते हैं। इसीलिए उनमें कई तरह के भ्रष्टाचार उत्पन्न हो गए थे, इसीलिए इनकी आलोचना की जाने लगी 14वीं शताब्दी में आकर। और एक उदाहरण हम यहाँ पर ले सकते हैं कि जो इंग्लैंड के प्रसिद्ध कवि थे चौसर जो थे, उनकी एक रचना है कैंटरबरी टेल्स। कैंटरबरी टेल्स जो उनकी ग्रंथ है उसमें जो कविता लिखी है उन्होंने, उसके माध्यम से वो उस समय के भिक्षु भिक्षुणी जो हैं या जो फ्रायर है उनके जीवन का हास्यास्पद विवरण हमें वो दिखाई देता है उनके इस ग्रंथ में। और इनके जीवन को किस तरह से वो हास्यास्पद रूप से प्रस्तुत करते हैं वो दिखाया गया है कि उस समय भिक्षु भिक्षुणियाँ जो थी या फिर जो फ्रायर हुआ करते थे उनके जीवन में किस तरह का भ्रष्टाचार उत्पन्न हो गया था, उसकी आलोचना ये चौसर करते हुए दिखाई देते हैं। इसके अलावा जो एक खास बात है, जो बेनेडिक्टन जो मठ हुआ करते थे, उनके जो भिक्षु हुआ करते थे उनके लिए कुछ खास नियम हुआ करते थे और उन नियमों का उल्लेख हमें उनकी हस्तलिखित जो किताबें थी, उनकी पुस्तकें थी, उनमें देखने को मिलता है। जैसे आप यहाँ इस चित्र में देख सकते हैं, एक भिक्षु जो है वो अपनी हस्तलिखित पुस्तक पर कार्य कर रहा है। तो ये हस्तलिखित पुस्तकें हुआ करती थी जिनमें इनके जीवन को लेकर, इनके जीवन यापन को लेकर या इनके दिन प्रतिदिन के जो कार्य हुआ करते थे उनके संबंधित जो नियम थे वो लिखे होते थे। अब बात करें हम चर्च और समाज की। चर्च और समाज में आपस में क्या संबंध था? तो ईसाई धर्म को अपनाने के बावजूद भी हमने देखा था कि रोमन साम्राज्य जब समाप्त हो गया और उससे पूर्व में जब हमने देखा था कि रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया है और रोमन साम्राज्य के बाद ईसाई धर्म का जो प्रचार प्रसार और अधिक बढ़ गया था। क्योंकि रोमन साम्राज्य ने ईसाई धर्म को अपना राजधर्म घोषित कर दिया था। लेकिन रोमन साम्राज्य खत्म होने के बाद भी ईसाई जो धर्म था पूरे यूरोप में फैल गया था, हम ये देखते हैं। क्योंकि इससे पहले रोमन साम्राज्य से पहले जो धर्म हुआ करता था, अलग धर्म हुआ करते थे और जो ईसाई समाज था, जो वहाँ का मूल समाज था, उसकी अपनी कुछ अलग अलग परंपराएं थी। लेकिन इन ईसाई धर्म के आ जाने से या लोगों के द्वारा ईसाई धर्म को अपना लेने से कई तरह की जो चीज़ें थी वो बदल गई थी। जो पूर्व रोमन समाज था उसकी काफ़ी जो त्यौहार हुआ करते थे वो हमें अब विलुप्त होते हुए दिखाई देते हैं। और कुछ महत्वपूर्ण त्यौहार, जो ईसाइयों के कुछ महत्वपूर्ण त्यौहार, ईसाई धर्म के जो महत्वपूर्ण त्यौहार हैं, वो उनकी जगह लेते हुए दिखाई देते हैं। तो जैसे हम बात करें क्रिसमस की बात करें, ये 25 दिसंबर को जो क्रिसमस मनाया जाता है, ये ईसाई समाज का, एक ईसाई धर्म का एक प्रमुख त्यौहार माना जाता है, क्योंकि ईसा मसीह का इसे जन्मदिन कहते हैं। तो इसने एक प्राचीन रोमन त्यौहार का स्थान ले लिया था और अब ये ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया था और धीरे धीरे वो जो प्राचीन रोमन त्यौहार था वो लुप्त होता चला गया था और ये जो सबसे प्रमुख त्यौहार बन गया था क्रिसमस जो था इनका। इसके अलावा ईस्टर की हम बात करें तो ईस्टर भी जो है वो ईसा के शूलारोहण, जब ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया, वो जो घटना थी उसको लेकर ये ईस्टर का त्यौहार मनाया जाता था और किस प्रकार वो पुनर्जीवित हो गए थे वापस। तो उनके शूलारोहण और उनके पुनर्जीवित होने का प्रतीक के रूप में ईस्टर का त्यौहार मनाया जाता था। और इसने भी एक प्राचीन त्यौहार था जो बसंत के आगमन का, जिसमें स्वागत किया जाता था, उस त्यौहार का स्थान इसने धीरे धीरे ले लिया था। हालांकि हम देखते हैं कि जो बाकी के दो वर्ग थे इन्होंने इन त्योहारों को मनाने की शुरुआत की थी, लेकिन मुख्य रूप से जो कृषक वर्ग था, जो सबसे निचला वर्ग था, उसने इन त्योहारों का काफ़ी स्वागत किया था। क्योंकि ये जो ईसाई धर्म के जो त्यौहार थे, जैसे हम बात करें क्रिसमस की बात करें, ईस्टर की बात करें, तो
इन त्योहारों के दौरान उसे छुट्टी मिला करती थी और अपने कार्य से उसे कहीं छुट्टी मिलती थी तो वो कहीं फ्री होता था एक तरह से। तो इन कार्यों से छुट्टी मिलने के कारण कृषक समाज जो था, जो तीसरा वर्ग हुआ करता था, उसने इन त्योहारों का काफ़ी बढ़ चढ़कर स्वागत किया। इसी वजह से ये त्यौहार हम देखते हैं बाद में बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं, दोनों के दोनों त्यौहार जो हैं। अब हम बात करते हैं तीसरे वर्ग के बारे में। 2 वर्गों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। हमने दूसरे भाग, जो हमारा अध्याय 6 है, उसके दूसरे भाग में हमने पढ़ा था अभिजात वर्ग के बारे में, जो सामंत वर्ग हुआ करता था उसके बारे में हमने विस्तार से अध्ययन किया था। इसके अलावा इसी भाग में अभी हमने देखा था कि पादरी वर्ग जो था वो किस तरह की संस्था हुआ करता था, उनके क्या क्या कार्य था और वो समाज को उन्होंने किस तरह से प्रभावित किया था, वो हमने देखा था। सबसे ऊपर वाला जो वर्ग था वो पादरी वर्ग था और जो दूसरे नंबर का जो वर्ग था उसे अभिजात वर्ग कहा जाता था, जो प्रमुख रूप से भूस्वामी था, भूमि पर उसका नियंत्रण था, इसलिए सबसे वो शक्तिशाली वर्ग था। लेकिन जो तीसरा वर्ग है वो कृषक वर्ग। हम देखते हैं कि जो सबसे बड़ा वर्ग है, जिसकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, वो है किसान वर्ग, लेकिन इसके जो अधिकार थे वो सबसे कम थे। तो कब सबसे कम शक्तिशाली है, हालांकि सबसे बड़ा वर्ग है ये, लेकिन सबसे कम शक्तिशाली वर्ग है कृषक वर्ग। ये पहले दो, इसका जो मुख्य काम था, ये जो पहले 2 वर्ग थे यानी पादरी वर्ग और जो अभिजात वर्ग था, उनकी भरण पोषण की पूरी जिम्मेदारी इसी वर्ग के ऊपर थी। एक तरह से मान सकते हैं कि पूरी सामंती व्यवस्था जो थी उसका प्रमुख आधार था ये वर्ग। कौन सा वर्ग? कृषक वर्ग, क्योंकि इसके बिना सामंती व्यवस्था का अस्तित्व संभव नहीं था, इसीलिए कृषक वर्ग को हमेशा दबा के रखा गया। हम देखते हैं अब कृषक वर्ग की बात करें तो कृषक 2 तरह के कृषक हुआ करते थे। एक तो कृषक वो स्वतंत्र कृषक कहलाते थे और दूसरे जो कृषक थे वो कहलाते थे सर्फ, यानी जो बंधक कृषक हुआ करते थे, जो गुलाम कृषक हुआ करते थे, उन्हें कहते थे हम सर्फ। हालांकि इन दोनों के जीवन में बड़ा अंतर नहीं, ज़्यादा बड़ा अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत अंतर है। तो एक एक करके इनका अध्ययन करेंगे। तो स्वतंत्र कृषक की बात करें, सबसे पहले स्वतंत्र किसानों की बात करें तो ये अपनी भूमि को लोड के काश्तकार के रूप में जोतते थे। याद रखिए, इनके पास अपनी खुद की भूमि हुआ करती थी, लेकिन उसे वो लोड के काश्तकार के रूप में ही जोतने का कार्य करते थे। जो लोड हुआ करता था, जो जमीन का जो मालिक हुआ करता था, जमींदार हुआ करता था, या फिर जो अभिजात वर्ग हुआ करता था, उसके लॉर्ड, उसके काश्तकार के रूप में काम करते थे। जमीन खुद की थी, इनकी भूमि खुद की थी, लेकिन उनके काश्तकार के रूप में काम करते थे। इसके अलावा जो पुरुष कृषक हुआ करते थे, किसान हुआ करते थे, उनके लिए एक तरह से सैनिक सेवा भी अनिवार्य थी। उन्हें वर्ष में कम से कम 40 दिन सैनिक सेवा देना अनिवार्य था उनके लिए। इसके अलावा ये जो कृषक हुआ करते थे अपने परिवार सहित वहीं लोड की जमीन या जागीर पर रहते थे। हमने देखा था जो मैनर पूरी जागीर हुआ करती थी उस पर ही रहते थे और लोड की भूमि पर दिन भर कार्य करते थे, ये पूरा उसकी जागीर पर श्रम किया करते थे। इसके अलावा जो स्त्रियां और जो बच्चे थे वो भी कई तरह के कार्य लोड की ज़मीन पर किया करते थे, उसमें कई तरह के घरेलू कार्य वो किया करते थे। इसके अलावा इनके ये जो स्वतंत्र कृषक थे, इनके ऊपर एक तरह का टैक्स, एक कर लिया जाता था इनसे, वो था टेली। ये एक तरह का प्रत्यक्ष कर था। हालांकि ये जो कर था ये प्रतिवर्ष नहीं लिया जाता था, कई बार 1-2 साल में के अंतर से ये कर लिया जाता था। तो टेली नाम का एक प्रत्यक्ष कर था, वो भी इन स्वतंत्र किसानों से लिया जाता था, याद रखिएगा। अब बात करते हैं सर्फ या बंधक कृषक। जो दूसरे कैटेगरी के जो दूसरे वर्ग था किसानों में, वो था सर्फ। ये जो सर्फ शब्द है दोस्तों, ये टू सर्व से बना, याद रखिएगा। इंग्लिश की टू सर्व, जिसका मतलब होता है सेवा करना, यानी वो वर्ग जो कि दास है या गुलाम है या जो सेवा कर रहा है दोनों वर्गों की, उसे सर्फ कहा जाता था। इनके लिए सर्फ शब्द इस्तेमाल है। जो बंधक किसान हुआ करते थे उनके लिए सर्फ शब्द का इस्तेमाल किया गया। इनमें क्या था कि लोड की भूमि पर ही कार्य किया करते थे, याद रखिए, ये लोड की भूमि पर ही कृषि कार्य करते थे। जबकि हमने देखा था कि जो स्वतंत्र कृषक हुआ करते थे उनकी अपनी भूमि थी, हालांकि वो भी लोड के लिए ही काम करते थे, लेकिन उनकी खुद की अपनी भूमि हुआ करती थी। जबकि जो सर्फ थे या जो बंधक किसान थे उनकी खुद की भूमि नहीं थी, वो अपनी लोड की भूमि पर ही कृषि कार्य करते थे। इसके अलावा इन्हें मजदूरी का किसी तरह का भुगतान नहीं किया जाता, केवल वो लोड के यहाँ पर रहते थे, उन्हें मजदूरी का भुगतान नहीं किया जाता था, याद रखिएगा, उन्हें मजदूरी नहीं दी जाती थी किसी तरह की। इसके अलावा इनके ऊपर लोड का एकाधिकार था, यानी इनके पूरे जीवन पर लोड का अधिकार था और इनकी आज्ञा के बिना और लोड की आज्ञा के बिना ये जागीर छोड़कर नहीं जा सकते। एक तरह से मान सकते हैं इनका पूरा जीवन बंधक के रूप में ही बीतता था, एक कृषि दासों के रूप में इनका पूरा जीवन बीतता था। इसके अलावा इनके ऊपर कई तरह के अन्य प्रतिबंध भी लगे हुए थे। दिन प्रतिदिन के कार्य जो थे इनके, उसमें भी हम देखते हैं कई तरह के प्रतिबंध इनके ऊपर लगे हुए थे। जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पर कि वो लोड की चक्की से ही आटा पीस सकते थे। उन जो आटा पीसने का कार्य था वो कहीं और जाके नहीं करवा सकते थे, उनकी खुद की चक्की नहीं खोल सकते थे। वो क्या करते थे, जो लोड की चक्की हुआ करती थी उस पर ही वो आटा पीस सकते थे। इसके अलावा जो उसका लोड का जो तंदूर हुआ करता था उसमें ही वो रोटी सेकने का कार्य किया करते। तो इस तरह के जो छोटे छोटे प्रतिबंध उनके जीवन में हुआ करते थे, इसी वजह से उनका जीवन अधिक कष्टमय हो गया था। और हम देखते हैं कि बाद में जाके इन्होंने
इस पूरी सामंतवादी व्यवस्था के विरुद्ध एक विद्रोह खड़ा कर दिया था। तो इस तरह के छोटे छोटे प्रतिबंध लगे होते। इसके अलावा बिना आज्ञा के ये विवाह नहीं कर सकते थे। अगर वो कोई भी कृषक था या बंधक कृषक था, विवाह कर भी लेता था तो उसे इसके लिए टैक्स चुकाना पड़ता था, उसके लिए कर देना पड़ता था उसे। तो इस प्रकार सर्फ का जो जीवन था बहुत ही कष्टमय जीवन हुआ करता था। अब हमने देख लिया तीनों वर्गों के बारे में पूरी तरह से अध्ययन कर लिया। तीनों वर्ग हमने पढ़ लिए हैं, पादरी वर्ग पढ़ लिया, अभिजात वर्ग पढ़ लिया और ये कृषक वर्ग भी हमने पढ़ लिया। तीनों वर्गों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर ली। अब इनके जीवन को प्रभावित करने वाले, अगर विशेषकर हम बात करेंगे इन तीनों वर्गों के जो सामाजिक और आर्थिक संबंध थे उनको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से थे, आखिर किन कारणों से इनका जीवन आगे जाके हम देखते हैं प्रभावित होता है, इनके जो आपसी संबंध थे प्रभावित होता है। मुख्य रूप से ये जो पूरा अध्याय है, या फिर हम सामंतवाद की बात करें तो सामंतवाद जो है वो इन तीनों वर्गों के आपसी संबंधों का ही हमें इनके जो आपसी संबंध है उन्हीं को लेकर पूरा सामंतवादी व्यवस्था को हम जान सकते हैं कि सामंतवादी व्यवस्था है क्या। और इनके पूरे संबंधों को लेकर पूरा जो मध्यकालीन इतिहास है वो लिखा गया है। इनके आसपास ही पूरा मध्यकालीन इतिहास का ताना बाना बुनता हुआ हमें दिखाई देता है। तो कारक कौन कौन से थे जिन्होंने इनके सामाजिक और आर्थिक संबंधों को, इन तीनों वर्गों के सामाजिक और आर्थिक संबंधों को प्रभावित किया? उनमें हम देखते हैं पर्यावरणीय कारक है, पर्यावरण में क्या क्या बदलाव हुए वो है। इसके अलावा कृषि प्रौद्योगिकी में जो बदलाव हुए उसने किस प्रकार इनके संबंधों को प्रभावित किया। इसके अलावा जो भूमि का उपयोग है, भूमि उपयोग को लेकर हम देखेंगे किस प्रकार भूमि के उपयोग में जो बदलाव आए उन्होंने इनके संबंधों को किस तरह से प्रभावित किया। तो सबसे पहले हम बात करें पर्यावरणीय बदलावों की। पर्यावरणीय बदलाव में हम देखते हैं कि 5वीं से लेकर 10वीं सदी का जो पर्यावरण है वो कैसा है। वहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं यूरोप की, 5वीं से लेकर 10वीं शताब्दी की यूरोप की परिस्थितियां हैं, वो अधिकांश भाग पर हम देखते हैं कि विस्तृत वन फैले हुए हैं। बहुत ज़्यादा बड़े भाग पर क्या है, वनों से घिरा हुआ भाग है। और कृषि के लिए भूमि की जो उपलब्धता है बहुत ही कम है इस समय। और इसी वजह से क्या होता है कि जो असंतुष्ट कृषक थे वो भाग कर चले जाते थे, वनों में छुप जाते थे। इस वजह से जो कृषि का उत्पादन था बहुत ही कम हुआ करता था। और एक खास बात थी कि इस समय खासकर 5वीं से लेकर 10वीं सदी का जो समय है इसमें मुख्य रूप से ये ठंड का समय है, ये तीव्र ठंड का दौर था और सर्दियां बहुत प्रचंड और लंबी हुआ करती थी। इन दोनों ही वजह से, एक तो ये था कि एक वजह ये थी कि जो कृषक थे वो भागकर वनों में या जंगलों में छुप जाया करते थे। दूसरी बात थी कि जो सर्दियों का जो मौसम था बहुत लंबा हुआ करता था, ठंड बहुत तीव्र हुआ करती थी। इन दोनों ही वजह से जो कृषि उत्पादन था बहुत ही अत्यधिक कम हो गया था। इस वजह से जो हम देखते हैं करों की या आर्थिक उन्नति उस रूप में हमें दिखाई नहीं देती, विशेषकर 5वीं से लेकर 10वीं से। तो इस व्यवस्था ने, इस पर्यावरणीय कारक ने काफ़ी हद तक इनके जीवन को प्रभावित किया हुआ था। लेकिन 11वीं शताब्दी में एक बड़ा परिवर्तन हम यहाँ देखते हैं। 11वीं सदी में क्या होता है, एक बदलाव आता है, पूरा पर्यावरणीय बदलाव। इस समय क्या होता है, गर्मी का दौर शुरू हो जाता है। जो हमने देखा था कि 5 से 10वीं सदी तक, यानी लगभग 500 वर्षों तक एक सर्दी का दौर था, एक लंबी ठंड का दौर हुआ करता था। लेकिन उसमें परिवर्तन आता है 11वीं सदी में। 11वीं सदी के अंदर गर्मी का दौर शुरू हो जाता है। इसकी वजह से जो इसका कृषि पर अच्छा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि अब कृषि कार्य करने के लिए एक लंबी अवधि प्राप्त हो जाती है। और अब पाला पड़ने वाली जो अवस्था थी वो भी काफ़ी कम, पाले की जो काल हुआ करता था वो भी काफ़ी छोटा हो गया था। इस वजह से अब कृषि कार्य आसानी से करना संभव हो गया था। और इसी वजह से हमने देखा था कृषि जो भूमि हुआ करती थी उसमें भी काफ़ी बढ़ोतरी हो गई थी, कृषि भूमि बढ़ने लग गई थी और वनों में काफ़ी कमी आई थी गर्मी हो जाने की वजह से। तो 11वीं सदी के जो बदलाव थे उन्होंने कृषि को बहुत अधिक प्रोत्साहित किया और इसकी वजह से उनके तीनों ही वर्गों के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन हम देखते हैं। क्योंकि इस समय कृषि उत्पादन बढ़ जाता है और कृषि उत्पादन बढ़ जाने से हम बाद में जाके देखेंगे कि कृषि उत्पादन बढ़ने से उद्योग धंधे जो थे उनको बढ़ावा मिला है। और अतिरिक्त कृषि उत्पादन से अत्यधिक जनसंख्या में वृद्धि होती है और फिर नगरों का विकास होता है उसकी वजह से। तो ये 11वीं सदी का जो इस पर्यावरण में जो बदलाव आया था, यानी गर्मी का जो मौसम बढ़ा था, उसने कृषि के उत्पादन को बढ़ा दिया और इस प्रकार से पूरी व्यवस्था में परिवर्तन आया। अब दूसरा जो प्रमुख कारक था वो था कृषि प्रौद्योगिकी में बदलाव। हमने 11वीं शताब्दी में पर्यावरण में बदलाव देख लिए, लेकिन 11वीं शताब्दी में ही हम देखते हैं कि कृषि जो प्रौद्योगिकी थी, कृषि की जो तकनीक थी कृषि कार्य करने की, उसमें भी काफ़ी बदलाव दिखाई देते हैं। जैसे पहला बदलाव हम देखते हैं कि इससे 11वीं शताब्दी से पहले क्या था कि लकड़ी का जो हल हुआ करता था, जो फाल हुआ करता था, उसका इस्तेमाल किया करते थे। और लकड़ी का जो हल था उसकी सबसे बड़ी कमी ये होती थी कि केवल वो भूमि के बहुत ज़्यादा अंदर नहीं जाता था, इसीलिए जो भूमि की उर्वरा शक्ति थी उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते थे। तो भूमि के ऊपर ही जो सतह थी उसी को खरोच पाता था। इस वजह से उत्पादन काफ़ी कम हुआ करता था। लेकिन 11वीं शताब्दी में आकर क्या होता है कि लोहे के फाल वाला जो हल था, लोहे का फाल वाला हल जो था उसका इस्तेमाल किया जाने लगा। एक तरह से लोहे का इस्तेमाल जो है क्रांति के रूप में यहाँ पर होता है। तो इसकी वजह से जो लोहे का फाल था वो ज़मीन में काफ़ी नीचे तक जा सकता था और भूमि की उर्वरा शक्ति का इस्तेमाल किया जा सकता था। इससे जो था कृषि उत्पादन काफ़ी बढ़ गया। तो कृषि उत्पादन में हल का जो लोहे का हल का जो फाल है इसका इस्तेमाल भी कृषि के उत्पादन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो पशुओं द्वारा
हल जोतने के तरीके में भी बदलाव यहाँ पर 11वीं शताब्दी में आ गया था। यहाँ पर हम देखते हैं कि इससे पहले क्या हुआ करता था कि जो पशु हुआ करते थे कृषि कार्य करने के लिए, उनके गले में जो जुआ डाला जाता था, लेकिन इस 11वीं शताब्दी में आकर इस तरीके में बदलाव आया मूलभूत रूप से। अब उनके जो कंधे हुआ करते थे, उनके कंधों पर इस जुए को बांधा जाने लगा। इससे क्या हुआ कि जो पशु हुआ करते थे उनकी क्षमता में बढ़ोतरी हुई। अब वो ज़्यादा समय तक काम कर सकते थे और थकते नहीं थे, और इसके अलावा हम देख रहे हैं कि बहुत बड़े खेत को वो जोतने में आसानी हुआ करती थी। तो एक तो ये जो हल का इस्तेमाल, जो हल के लोहे का जो फाल था उसका इस्तेमाल ने, दूसरी बात है जो पशुओं के जो जुआ डालने का जो तरीका था, उनके गले के बजाय अब उनके कंधे पर जुआ डाला जाने लगा, उसकी वजह से भी ये कृषि उत्पादन काफ़ी बढ़ गया था। इसके अलावा कृषि में और भी बहुत से परिवर्तन आए, जैसे हम देखते हैं जल शक्ति का इस्तेमाल होता है और वायु शक्ति का इस्तेमाल, संचालित मशीनों का इस्तेमाल किया जाने लगता है। इस वजह से कृषि प्रौद्योगिकी में जो बदलाव आए थे, तीनों बदलाव मुख्य रूप से, इनसे कृषि उत्पादन में वृद्धि होती है, और जो तीनों वर्ग हैं, इन तीनों वर्गों के जो आपसी संबंध है वो भी इनसे प्रभावित होते हैं, क्योंकि इनकी वजह से हम देखते हैं कृषि उत्पादन में बदलाव आने से जो कृषि का उत्पादन होता है वो बढ़ जाता है, और इससे नगरों का विकास होता है। और इन्हीं नगरों को हम मान सकते हैं कि ये प्रमुख कारण थे सामंतवाद के पतन के लिए। और सामंतवाद का पतन क्यों हुआ? क्योंकि जब तक इन तीनों वर्गों का, यानी जो पादरी वर्ग थे, जो सामंत वर्ग होता था, और इसके अलावा जो कृषक वर्ग, इनका जो संबंध जिस तरह से ठीक ठाक चलता रहा, तब तक तो सामंतवादी व्यवस्था टिकी रही। लेकिन जैसे ही इनके परिवर्तन हुए इनके आपसी संबंधों में, वैसे ही सामंतवादी व्यवस्था समाप्त हो जाती है, और हम देखते हैं कि फिर आधुनिक काल की आहट हमें सुनाई देती है। अब इन सुधारों के क्या परिणाम निकले? अभी हमने इन पे चर्चा वैसे कर ली। ये जो सुधार हुए कृषि प्रौद्योगिकी में, इनके पर क्या परिणाम निकले? इनके बहुत ही महत्वपूर्ण परिणाम, जैसे हम देखते हैं कि एक तो प्रति इकाई उत्पादन में वृद्धि हुई। जो प्रति इकाई उत्पादन होता था खेती पर, 1 एकड़ में जो उत्पादन होता था, उसमें काफ़ी वृद्धि हो गई। इसके अलावा भोजन की उपलब्धता भी बढ़ी, क्योंकि खेती के लिए आसान तरीके आ गए थे, जैसे हल का इस्तेमाल किस तरह से किया गया हम देख रहे हैं, तो इससे भोजन की उपलब्धता ज़्यादा बढ़ी इसके लिए। इसके अलावा जो पशुओं के लिए जो चारा था उसका भी उत्पादन बढ़ा, और जो जोत थे उनके आकार में कमी आई, यानी अब जोत जो थे छोटे आकार के होने लगे। इससे उत्पादन उन पे ज़्यादा प्राप्त किया जा सकता था, और इसके अलावा कृषि में कुशलता भी बढ़ी। और तीसरा कारण हम देखते हैं कि भूमि के उपयोग के तरीके में बदलाव आ गया। जो भू उपयोग था उसके तरीके में कई बदलाव देखते हैं। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर पहले 11वीं शताब्दी से पहले क्या था कि एक वर्ष में केवल 2 ही फसलें ली जा सकती थी, एक तरह से 2 खेतों का जो तरीका प्रचलित था इससे पहले। लेकिन 11वीं शताब्दी के बाद एक बड़ा परिवर्तन भू उपयोग में ये आया, भूमि के उपयोग में, कि 3 खेतों वाली फसल चक्र इस्तेमाल, यानी साल में कम से कम 3 फसलें उगाई जाने लगी। इससे क्या था कि भूमि की उर्वरा शक्ति भी बढ़ने लगी और उसका पूरा का पूरा इस्तेमाल किया जाने लगा, जिससे कि खाद्यान्न उत्पादन बढ़ा और अनाज उत्पादन ज़्यादा होने लगा। इसी अतिरिक्त जो खाद्यान्न उत्पादन था, इसी ने नगरों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और इस तरह से प्रति व्यक्ति जोत के आकार में भी काफ़ी हद तक कमी आई, जिससे उत्पादन बढ़ा। तो इस प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार से ये तीनों वर्ग जो थे, इनकी जो आपसी संबंधों को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से थे। इनमें मुख्य रूप से पर्यावरणीय कारक थे, जो कि हम 11वीं शताब्दी में जो बदलाव आते उनके बारे में हमने बात की। इसके अलावा कृषि प्रौद्योगिकी में जो बदलाव आए उसके बारे में हमने देखा कि किस किस तरह से लोहे के फाल का इस्तेमाल, लोहे के हल का इस्तेमाल करने से, या पशुओं के खेती करने के तरीके में जो बदलाव आए उनकी वजह से क्या परिवर्तन आ गए थे। इसके अलावा भूमि के उपयोग के तरीकों से किस तरह से इनके आपसी संबंध प्रभावित हुए। तो दोस्तों, इस प्रकार आज के भाग में हमने ये देखा कि जो तीनों वर्ग थे, उन तीनों वर्गों में से जो दो वर्ग हुआ करते थे उनके बारे में हमने विस्तार से बात की, यानी पादरी वर्ग के बारे में और कृषक वर्ग के बारे में। इसके अलावा इनके आपसी संबंधों को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक थे उनके बारे में भी हमने विस्तार से अध्ययन किया। आगे के भाग में जो भाग 4 पर पढ़ेंगे हम, उसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार से ये जो सामंतवादी व्यवस्था थी, जिसका प्रमुख आधार ये तीनों वर्ग हुआ करते थे, उनके आपसी संबंधों में जो बदलाव हमने यहाँ पर देखे, और इनकी ये सामंतवादी व्यवस्था थी, इसके पतन के क्या क्या कारण थे, यानी सामंतवादी व्यवस्था का जो पतन था इसके प्रमुख कारण कौन कौन से जिम्मेदार थे, और इसकी वजह से हम आधुनिक काल की ओर बढ़ते हैं। उन कारकों पर, उन विशेषताओं पर हम बात करेंगे अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।